साथियों नमस्कार। यूथ कंपटीशन टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों, जैसा हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री कर रहे थे और एंशिएंट हिस्ट्री की अगर बात करें तो हम लोग गुप्ता पीरियड को स्टार्ट किए हुए थे। गुप्त पीरियड से रिलेटेड जितने भी अब तक शासकों से रिलेटेड प्रश्न थे वो तो हम लोगों ने कर लिया। आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग गुप्ता पीरियड की कला और संस्कृति से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उनको करेंगे। उसके बाद से हम लोग गुप्तोत्तर काल पर चलने वाले हैं। चूंकि आज जो आपकी लाइव क्लास है वो नहीं चल पाएगी क्योंकि नेटवर्क इशू है, जिसके कारण ये आपको रिकॉर्डेड क्लास दी जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कला और संस्कृति यानी कि गुप्त काल में जो भी कला और संस्कृति से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं, आइए एक एक हम लोग करने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 70 की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 70 में क्या कर रहा है, बोल रहा है झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। यानी कि जो झांसी में देवगढ़ का दशावतार मंदिर है वो गुप्तकालीन मंदिर है, और दूसरा इलाहाबाद के पास जो गढ़वा मंदिर है, ठीक है, ये दोनों किस काल के मंदिर हैं, तो आप बताएंगे कि ये दोनों गुप्त काल के मंदिर हैं। गुप्त काल में इनका विकास हुआ। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा का मंदिर बनी मूर्तियां गुप्त काल के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। गुप्त काल मूर्ति कला में बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों के अतिरिक्त धार्मिक विषयों की मूर्तियां बनाई गई हैं। सारनाथ, मथुरा और पाटलिपुत्र गुप्तकालीन मूर्ति कला के केंद्र थे। तो ये प्रश्न पूछा जाता, आपको तैयार रखना पड़ेगा कि गुप्त काल में मूर्ति कला के केंद्र कौन कौन से थे। तो आप बताएंगे कि एक तो सारनाथ था, दूसरा मथुरा था और तीसरा पाटलिपुत्र था। तो ये तीनों क्या थे, गुप्तकालीन मूर्ति कला के केंद्र। कौन कौन से जगहों पर, सारनाथ, मथुरा और पाटलिपुत्र। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या अगला जो दिया हुआ है, कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यानी कि जो कानपुर में स्थित है एक गुप्तकालीन मंदिर जिसका नाम क्या है, भीतरगांव का मंदिर, उसके बारे में दो कथन दे के हमसे पूछ रहा है। तो पहला आप बताएंगे कि भीतरगांव का मंदिर जो कानपुर में स्थित है यह कैसा मंदिर है, गुप्तकालीन मंदिर है। इसका जो निर्माण हुआ था 5वीं और 6ठी शताब्दी के मध्य इसका निर्माण हुआ था। तीसरा आप बताएंगे कि ये जो गुप्तकालीन मंदिर है भीतरगांव का मंदिर, इसका जो निर्माण हुआ था वो साथियों किससे, उसका जो निर्माण हुआ था, इसका निर्माण ईंटों से निर्मित हुआ था। ठीक है, ईंटों से इसका निर्माण किया गया था। तो पहला कथन बिल्कुल सत्य लिखा हुआ है कि इस मंदिर का निर्माण 5वीं और 6ठी शताब्दी के मध्य हुआ था। पहला कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा, ईंटों से निर्मित या भारत के प्राचीनतम मंदिर में से एक है, दूसरा कथन भी सत्य है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट ऑप्शन, बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, इसके बारे में कुछ चीजें हैं उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित भीतरगांव मंदिर का निर्माण गुप्त काल के दौरान 5वीं 6ठी शताब्दी में मध्य हुआ था। इस ईंटों के निर्मित यह मंदिर भारत के प्राचीनतम मंदिर में से एक है। वर्गाकार चबूतरे पर बने इस मंदिर के शिखर पर चैत्याकार मेहराब बने हुए हैं। बाहरी दीवारों में बने ताकों में हिंदू देवी देवताएं आदि, वराह, दुर्गा आदि की मूर्तियां रखी गई हैं। दीवारों को रामायण, महाभारत और पुराणों के विविध आख्यानों से सजाया गया है। मंदिरों के अतिरिक्त मूर्तियों का निर्माण भी इस कला में मथुरा आदि स्थलों पर होता था। इस काल में अहिच्छत्र से गंगा और यमुना नदियों की प्रसिद्ध मृण मूर्तियां प्राप्त की गई हैं। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 71 पर चलते हैं। क्या कर रहा है, प्रश्न संख्या 71 कह रहा है कि गुप्त काल में जो गंगा और यमुना नदियों की प्रसिद्ध मृण मूर्तियां थी वो कहां से पाई गई थी। तो आप बताएंगे कि गुप्त काल में जो गंगा और यमुना की मृण मूर्तियां थी वो अहिच्छत्र से प्राप्त की गई थी। कहां से, अहिच्छत्र से प्राप्त किया गया था। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज द राइट ऑप्शन, अहिच्छत्र यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 72 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 72 क्या कह रहा है, बोल रहा है सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालंकित है। यानी कि जो सारनाथ में भगवान बुद्ध की
भूमि स्पर्श वाली मूर्ति है उसका निर्माण किस समय हुआ था? उसका निर्माण किस समय हुआ था? ऑप्शन हमारे पास है दिया हुआ, कुषाण काल में उसका निर्माण हुआ था, गुप्त काल में उसका निर्माण हुआ था, वर्धन काल में उसका निर्माण हुआ था, या राजपूत काल में उसका निर्माण हुआ था। तो आपने बताना है इसका जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था? गुप्ता पीरियड में हुआ था। बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 73 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 73 क्या कर रहा है कि बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा एक अभिलेख लौह स्तंभ पर पाया गया है, यानी कि कौन सा ऐसा अभिलेख है जो लौह स्तंभ पर बनाया गया है। तो हम सभी लोगों को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए जो मेहरौली का लौह स्तंभ है, ठीक है, उसका नाम ही है मेहरौली का लौह स्तंभ। तो जो मेहरौली स्तंभ है वो किस पर उसका निर्माण किया गया है? लोहे के स्तंभ पर उसका निर्माण किया गया। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 74 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 74 क्या कर रहा है? बोल रहा है प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इसमें एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? तो आपको बताना है गुप्ता पीरियड में बात करें हम लोग, गुफाओं में जो चित्रांकन का समावेश किया गया, यानी कि जो गुप्ता पीरियड में 2 जगहों पर गुफाओं में चित्र के अवशेष मिलते हैं, कि गुप्ता टाइम पे 2 जगहों पर चित्रों के अवशेष मिले हैं। पहला की अगर बात करते हैं तो पहला कहां पर है? अजंता की गुफाओं में जो चित्रांकन किया गया है वो गुप्ता पीरियड में किया गया है। दूसरा अगर बात करते हैं बाघ की गुफाएं, जो बाघ की गुफाएं हैं इन पर जो चित्रांकन किया गया वो भी कहां पर किया गया? गुप्ता पीरियड में किया गया है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बाघ की गुफाएं। ए इज द राइट ऑप्शन। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये जो बाघ की गुफाएं हैं ये कहां पर स्थित है, तो आप बताएंगे कि मध्य प्रदेश के धार जिले में। ठीक है, मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है बाघ की गुफाएं। इस पर जो चित्रांकन किया गया है ये गुप्त काल के समय में किया गया था, और अजंता की गुफाओं में जो चित्रांकन किया गया वो भी गुप्त काल में किया गया है। 2 जगहों से गुप्त काल में चित्रांकन के अवशेष मिलते हैं। चलिए, गुप्त कला में चित्र कला उच्च शिखर पर पहुंच चुकी थी। गुप्तकालीन चित्रों के उत्तम उदाहरण महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद में स्थित अजंता की गुफाएं तथा मध्य प्रदेश राज्य के धार जनपद के समीप स्थित बाघ की गुफाओं से प्राप्त होता है। धार जनपद के समीप बाघ नामक स्थान पर स्थित विंध्य पर्वत को काटकर बाघ की गुफाएं बनाई गई हैं, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। जो हमारा बाघ की गुफाएं हैं उसको विंध्य पर्वत को काट कर बनाई गई हैं और बौद्ध धर्म से रिलेटेड है बाघ की गुफाएं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए प्रश्न संख्या 75 की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रश्न संख्या 75 में बोला है निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में कौन से गुप्त काल में लिखी गई है। तो अगर हम लोग बात करते हैं मुद्रा राक्षस की बात करते हैं तो मुद्रा राक्षस जो किताब लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप कहेंगे कि विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया। कामसूत्र की अगर बात करते तो यह जो किताब लिखी गई है यह किसके द्वारा लिखी गई है? वात्स्यायन के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? वात्स्यायन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है कामसूत्र। अगर हम लोग बात करते हैं मेघदूत की बात करते हैं तो ये जो मेघदूत पुस्तक लिखी गई है ये महाकवि कालिदास के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। और अगर बात करते हैं अमरकोश की बात करते हैं तो ये जो अमरकोश है ये किसके द्वारा लिखी गई है? अमर सिंह के द्वारा लिखी गई है। अमर सिंह की बात करते हैं, अमर सिंह की बात करते हैं और कालिदास की बात करते हैं, ये दोनों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। किसके? 9 रत्नों में से एक थे। किसके? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। कौन? महाकवि कालिदास और अमर सिंह। ठीक है, तो ये चारों किताब कब लिखी गई थी? ये चारों जो रचना की गई थी, ग्रंथों की रचना, ये कब किया गया था? गुप्ता पीरियड में किया गया था। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इज द राइट ऑप्शन। चारों किताबें गुप्त काल में लिखी गई थी। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब यहां पर वही सारी चीजें थोड़ा इसको और हम लोग एक्सप्लेन करके समझेंगे तो और अच्छे से सारी चीजें होंगी। कला और साहित्य के विकास की दृष्टि से, कला और साहित्य के विकास की दृष्टि से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्लासिक या स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग कहा जाता है। इस समय साहित्य की विविध विधाओं की सर्जना की गई थी। अमर सिंह भारत के मुख्य कोशकार थे।
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पे अमरकोश की रचना किया था। अमर सिंह के द्वारा अमरकोश की रचना किया गया था। वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना किया था। कालिदास ने महाकाव्य एवं नाटकों की रचना किया था, जिसमें ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश कालिदास के काव्य कृतियां हैं, तथा मालविका, अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीय कालिदास की नाट्य कृतियां हैं। इस प्रकार एक अन्य नाटक विशाखदत्त जिसके नाटक ऐतिहासिक जानकारी के लिए महत्वपूर्ण है, देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, आपसे कई बार पूछा जा चुका है और हम लोग कई बार इस पर चर्चा भी कर चुके हैं कि एक जो नाटक है देवी चंद्रगुप्तम नाटक, इसकी रचना किसके द्वारा किया गया था? तो आप कहेंगे कि देवी चंद्रगुप्तम नाटक यह जो विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया था। कालिदास के द्वारा एक मालविका अग्निमित्रम नामक शुंग वंशीय शासक। आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि हम लोग इस पे चर्चा कर चुके थे, काफी पहले क्लास में चर्चा कर चुके थे और अच्छे से हम लोग समझ चुके थे। मालविका अग्निमित्रम जो एक महाकाव्य था, ठीक है, एक नाटक की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसकी जो रचना किया गया था महाकवि कालिदास के द्वारा किया गया था। इसमें शुंग वंश का जो दूसरा राजा था, अगर बात करते हैं शुंग वंश का जो राजा था अग्निमित्र, उसके और मालविका के बारे में इसमें सारी चीजों का लिखा गया। संस्कृत गुप्त कला की राजभाषा थी। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, गुप्त काल की राजभाषा कौन सी थी? आप बताएंगे संस्कृत बताएंगे। ठीक है, कालिदास के नाम का उल्लेख आगे प्रश्न मिलेगा, हम लोग करेंगे इसको। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 76 पर। क्या करा? कालिदास के द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम का नायक कौन था? तो आप कहेंगे कि कालिदास के द्वारा जो नाटक लिखा गया था, ठीक है, ठीक है, कालिदास के द्वारा जो लिखा गया था मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम, ये किसके बारे में जानकारी देता है? तो ये अग्निमित्र के बारे में जानकारी देता है। ये अग्निमित्र कौन था? आप कहेंगे कि पुष्पमित्र शुंग का लड़का था। पुष्पमित्र शुंग का ये लड़का था मालविका अग्निमित्रम, इसके बारे में जानकारी मिलती है। और तो अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कथा का वर्णन इसमें मिलता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। अब प्रश्न संख्या 77 की बात करते हैं। महान संस्कृत कवि कालिदास किस शासक के काल में थे? तो अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़ चुके थे, महाकवि कालिदास जो थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे महाकवि कालिदास। ठीक है, वरामिहिर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। वररुचि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। और उसके बाद से अगर बात करते हैं कालिदास, ये भी थे। अमर सिंह ये भी थे। ठीक है, तो ये सब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे, उसी में से एक थे कालिदास। तो कालिदास किस शासक के काल में थे? तो आप कहेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 78 की बात कर रहा है, बोल रहा है कि कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? कालिदास के नाम का उल्लेख किस ग्रंथ मतलब कहां पर हुआ है? क्या वो इलाहाबाद के स्तंभ लेख में उनका उल्लेख मिलता है, एहोल के उत्कीर्ण लेख में मिलता है, अल्पादु दान लेख में मिलता है, या हनुमान कोंडा उत्कीर्ण लेख में मिलता है? तो आप कहेंगे कि महाकवि कालिदास के नाम का जो उल्लेख मिलता है वो साथियों कहां पर मिलता है? तो आप कहेंगे कि एहोल अभिलेख में मिलता है। एहोल अभिलेख में, एहोल अभिलेख में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न तैयार करिएगा। एहोल अभिलेख में किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो आप कहेंगे कि महाकवि कालिदास के बारे में, महाकवि कालिदास के बारे में हमें जानकारी एहोल अभिलेख से मिलती है। अच्छा, एहोल अभिलेख किसके बारे में जानकारी देता है? तो आप कहेंगे कि एहोल अभिलेख जो था किससे संबंधित था? तो आप कहेंगे कि पुलकेशिन द्वितीय से था। पुलकेशिन, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित था। अब ये पुलकेशिन द्वितीय कौन सा? तो आप कहेंगे कि ये चालुक्य राजा था, चालुक्य वंश का राजा था, चालुक्य राजा था। अच्छा, अब ये आपसे फिर प्रश्न पूछेगा कि एहोल अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये जो पुलकेशिन द्वितीय था, इन्हीं का एक राज्य कवि था, या इनका राज्य कवि था, उसका नाम था रवि कीर्ति। क्या नाम था? रवि कीर्ति। और रवि कीर्ति के द्वारा ही एहोल अभिलेख की रचना की गई थी। फिर आपसे प्रश्न पूछेगा कि आपको आगे बताना पड़ेगा, जैसे अभी हम लोग आगे गुप्तोत्तर काल पढ़ने वाले हैं, तो गुप्तोत्तर काल में अगर बात करेगा तो पुलकेशिन द्वितीय और
पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में, ठीक है, हर्षवर्धन के बीच में नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था, जिसमें हर्षवर्धन की क्या हुआ था, हर्षवर्धन की पराजय हुआ था। इसके बारे में उल्लेख हमें कहां से मिलता है, तो आप कहेंगे कि यही जो एहोल अभिलेख है, इसी अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, एहोल अभिलेख, बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए भाई आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 79 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 79 क्या कर रहा है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गुप्त काल की राजभाषा थी। तो इसको बहुत ध्यान से तैयार कीजिएगा। गुप्त काल की जो राजभाषा थी वो संस्कृत थी। कैसी थी? आप कहेंगे कि गुप्त काल की जो राजभाषा थी वो संस्कृत थी। डी इज द राइट ऑप्शन। कब पूछा गया? 2009 में एनडीए के पेपर में इस प्रश्न को पूछा गया है। तो आपने बताना है गुप्त काल की राजभाषा संस्कृत, पाली और प्राकृत पे बिल्कुल मत जाइएगा। आपसे प्रश्न पूछेगा कि सातवाहनों की राजभाषा क्या थी, तो आप बताएंगे प्राकृतिक उनकी भाषा थी। प्राकृतिक राजभाषा जो थी वो सातवाहनों की राजभाषा थी। दोनों में कंफ्यूजन होता है, इसलिए तैयार करके रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते, अमर सिंह किसका नाम है? तो अमर सिंह जो थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त सेकंड के क्या थे, नवरत्नों में से एक थे। उस समय अमर कोश जो था, अमर सिंह के द्वारा एक रचना किया गया था, उसका नाम क्या था, अमर कोश। किसकी रचना किया गया था? अमर कोश की रचना किया गया था। और वो क्या थे? प्राचीन भारत के सुप्रसिद्ध कोशाकार थे। कौन? ये जो अमर सिंह थे ये। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 81 पर। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? ठीक है, आयुर्विज्ञान के लिए कौन जाना जाता है? अब यहां पर दिया हुआ सौमूल्य दिया हुआ, शूद्रक दिया हुआ, सौनक दिया हुआ और सुश्रुत दिया हुआ है। तो आप कहेंगे कि प्राचीन भारत के जो शल्य चिकित्सक थे, तो सुश्रुत को किस रूप में जाना जाता है? शल्य चिकित्सक के रूप में जाना जाता है। शल्य चिकित्सक, ठीक है, शल्य चिकित्सक के रूप में जाना जाता है सुश्रुत को। और सुश्रुत की एक रचना थी सुश्रुत संहिता। क्या रचना का नाम क्या था? सुश्रुत संहिता जो था ये किसके द्वारा? सुश्रुत के द्वारा लिखा गया था। और ये आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाने जाते थे। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 82 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 82 क्या कर रहा है, बोल रहा है शून्य का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो अब इसके बारे में कई जगहों पे कई बातें लिखी रहती हैं। कुछ लोगों के द्वारा कहा जाता है कि शून्य की जो खोज किया गया था वो आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। और कुछ लोगों के द्वारा कुछ जगहों पर ऐसा मिलता है कि कोई एक, ठीक है, कोई एक जिसके नाम के बारे में तो कोई चर्चा नहीं मिलती है, ठीक है, उसके द्वारा, भारतीय था, उसी के द्वारा शून्य की खोज की गई थी। तो यहाँ पर अब जो बात है वहां पर तो हमने क्या करना है, इसका सही ऑप्शन लगाना है, आर्यभट्ट के द्वारा शून्य का आविष्कार किया गया था। लेकिन देखिए आर्यभट्ट, अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि आर्यभट्ट के बारे में पूछेगा, तो आर्यभट्ट जो थे क्या थे? गुप्त काल के गणितज्ञ थे, गुप्तकालीन गणितज्ञ थे। ठीक है, तो आर्यभट्ट गुप्तकालीन गणितज्ञ थे। इन्होंने सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण पर प्रकाश डाला तथा इन्होंने शून्य का आविष्कार किया था। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, सबसे पहली बार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में किसके द्वारा बात की गई थी? तो आप कहेंगे कि आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है शून्य का आविष्कार किसी अज्ञात भारतीय के द्वारा भी किया गया था, ऐसा प्रमाण भी प्राप्त होता है। आर्यभट्ट ने कहा था, यह प्रश्न पूछा गया है, नोट कीजिएगा, बोलता है कि आर्यभट्ट ने कहा था कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। ठीक है, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय तथा सूर्यास्त होता है। इस कथन को सबसे पहली बार भारत में आर्यभट्ट के द्वारा कहा गया था। इस कुछ चीज को नोट कीजिएगा। बोलता है भास्कर प्राचीन काल में, आपसे प्रश्न एक और पूछा जाता है, भास्कर के बारे में पूछता है, तो भास्कर जो थे ये क्या थे? तो आप कहेंगे कि प्राचीन काल में बीज गणित के क्षेत्र में अपना योगदान दिया था। तो भास्कर प्राचीन काल में बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। ब्रह्मगुप्त, ठीक है, आप समझ गए, आर्यभट्ट क्या थे? गणितज्ञ थे। इन्हीं के द्वारा सबसे पहली बार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में बात की गई थी। दूसरा आपसे पूछा जाएगा भास्कर के बारे में, तो आप बताएंगे कि प्राचीन भारत में
बीज गणित के क्षेत्र में अपना योगदान किसने दिया था? भास्कर ने दिया था। तीसरा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? ब्रह्मगुप्त के बारे में पूछा जाएगा, ब्रह्मगुप्त। तो आप कहेंगे कि ब्रह्मगुप्त जो थे, ब्रह्मगुप्त को किस लिए जानता है? न्यूटन के सिद्धांत के काफी पहले ब्रह्मगुप्त के द्वारा क्या दिया गया था? ब्रह्मगुप्त के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का प्रतिपादन कर दिया गया था, गुरुत्वाकर्षण के नियम को बताया गया था। ठीक है, ठीक है। तो किसके द्वारा? ब्रह्मगुप्त के द्वारा। और वराहमिहिर की बात करेगा। अगला किसकी बात करेगा? तो एक हो गया आर्यभट्ट हो गए, एक हो गया आर्यभट्ट हो गया, आर्यभट्ट के बारे में हम जानकारी ले लिए। दूसरा भास्कर के बारे में जानकारी ले लिया। तीसरा ब्रह्मगुप्त के बारे में जानकारी ले लिया। तीसरा वराहमिहिर के बारे में, वराहमिहिर के बारे में। तो आप कहेंगे कि वराहमिहिर क्या थे? वराहमिहिर खगोल शास्त्री थे। क्या थे? खगोल शास्त्री थे। पहली चीज क्लियर हुआ। दूसरा, इनकी पुस्तक का नाम क्या था? इनके पुस्तक का नाम था बृहत संहिता। ये बहुत बार इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। तो बृहत संहिता जो पुस्तक लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखा गया था? वराहमिहिर के द्वारा लिखा गया था। ये सब कैसे थे? गुप्त काल के थे। ठीक है, चाहे आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त और वराहमिहिर। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 83 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 83 क्या करा, इसको देखते हैं। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या किया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? क्या इस प्रश्न को अब आप नहीं कर सकते? आप तुरंत बताएंगे कि यह कथन जो बोला गया था, आर्यभट्ट के द्वारा बताया गया था कि पहली बार व्याख्या किया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। इस कथन को सबसे पहली बार किसके द्वारा? आर्यभट्ट के द्वारा कहा गया था। ए इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 83 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। और ये प्रश्न जो पूछा गया बिहार पीसीएस में 2018-19 में इस प्रश्न को पूछा गया है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 84 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 84 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो बीज गणित के उत्थान की दृष्टि से अगर बात किया जाए तो भारत में प्राचीन काल में किसको जाना जाता है? तो आप कहेंगे कि भास्कराचार्य को जाना जाता है। भास्कर को जाना जाता है किसके लिए? बीज गणित योगदान के लिए, बीज गणित में योगदान के लिए। ठीक है, बीज गणित के क्षेत्र के लिए भास्कराचार्य को जाना जाता है। सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? दो बार इस प्रश्न को, एक बार लोअर पीसीएस में, एक बार अपर पीसीएस में, दो बार पूछा जा चुका है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 85 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 85 क्या कर रहा है? देखिए, गुप्त काल में वराहमिहिर ने प्रसिद्ध पुस्तक बृहत संहिता की रचना की। यह किस विषय पर आधारित प्रबंध था? तो बृहत संहिता जो थी, बृहत संहिता पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो आप कहेंगे कि बृहत संहिता पुस्तक अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है, वराहमिहिर के द्वारा लिखा गया था। वराहमिहिर के द्वारा लिखा गया था। और यह बृहत संहिता किस पर आधारित थी? तो आप कहेंगे कि खगोल शास्त्र पर आधारित पुस्तक थी। किस पर? खगोल शास्त्र पर आधारित पुस्तक थी। ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 86 की बात कर रहा है। और क्या कर रहा है? बोल रहा है कि न्यूटन के सिद्धांत से बहुत पहले किसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को घोषित किया था? तो आप बताएंगे कि न्यूटन के सिद्धांत के पहले, बहुत पहले गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज किसके द्वारा किया गया था? ब्रह्मगुप्त के द्वारा किया गया था। ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए भाई आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 87 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 87 क्या कर रहा है? बोल रहा है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? किसकी बात कर रहा है? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? दिया हुआ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, कुमार गुप्त थे, धर्मपाल थे, या पुष्पगुप्त थे? ठीक है, किसकी बात कर रहा है? नालंदा विश्वविद्यालय की बात कर रहा है। तो आप बताएंगे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो गुप्त शासक कुमार गुप्त को जाता है। किसको जाता है? कुमार गुप्त को जाता है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने का श्रेय। कुमार गुप्त गुप्त वंश शासक थे, गुप्त वंश के शासक थे, गुप्त वंश शासक थे। इनका जो टाइम पीरियड है हम लोग कल की क्लास में अच्छे से पढ़ चुके थे। 415 ईस्वी से लेकर 455 ईस्वी तक इनका माना जाता है कुमार गुप्त का। अच्छा, कुमार गुप्त के समय में शकों का आक्रमण हुआ था और कुमार गुप्त के टाइम पर शकों ने आक्रमण किया था, और जिसके कारण कुमार गुप्त के टाइम पर ही शायद शकों ने आक्रमण किया था।
एक सेकंड भाई। ठीक है, वो जो स्कंदगुप्त था, स्कंदगुप्त के टाइम पर हुरणों ने सबसे पहली बार आक्रमण किया था, तो ये चीज हो गया। अच्छा, तो कुमारगुप्त के सिक्कों से क्या चीज का पता चलता है? तो आप कहेंगे कि इसके सिक्कों से, कुमारगुप्त के सिक्कों से क्या पता चलता है? सिक्कों से पता चलता है कि इसके द्वारा, यानी कि कुमारगुप्त के द्वारा, इसके द्वारा क्या करवाया गया था? अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था। अश्वमेध यज्ञ जो था कुमारगुप्त के द्वारा करवाया गया था। कुमारगुप्त के बारे में एक चीज और आपसे ज्यादा पूछता है, आप बताएंगे गुप्तकालीन सर्वाधिक अभिलेख कहां से, किसके प्राप्त हुए थे? तो कुमारगुप्त के, ठीक है, कुमारगुप्त के अभिलेख, कुमारगुप्त के अभिलेख सर्वाधिक प्राप्त हुए थे। गुप्त काल के सर्वाधिक अभिलेख किसके प्राप्त हुए थे? कुमारगुप्त के प्राप्त हुए थे। अच्छा, कुमारगुप्त के बारे में एक चीज और जानते रहिएगा, ठीक है, ठीक है, कुमारगुप्त के बारे में एक चीज और जानते रहिएगा। एक प्रश्न पूछा जाता है, एक प्रश्न पूछा जाता है मंदसौर अभिलेख, ठीक है, एक प्रश्न पूछा जाता है जो हमारा, ठीक है, मंदसौर अभिलेख, ठीक है, मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित था? तो आप कहेंगे मंदसौर अभिलेख जो था ये कुमारगुप्त से संबंधित था। मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित था? कुमारगुप्त से संबंधित था मंदसौर अभिलेख। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए भाई आगे चलते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद कुमारगुप्त, जो कुमारगुप्त गुप्त वंश का शासक बना, जिसका काल कब से कब तक था? 1415 ईस्वी से लेकर 415 ईस्वी से लेकर 455 ईस्वी तक था। उससे 10 पूर्व में एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। किसके द्वारा? कुमारगुप्त के द्वारा 10 पूर्व में एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था। नालंदा में एक विहार की स्थापना करवाई गई थी, जो आगे चलकर नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात है। अच्छा, एक चीज और प्रश्न पूछता है, आपसे पूछता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में। किसके बारे में? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था? तो आप कहेंगे कि पाल शासक धर्मपाल के द्वारा, पाल शासक धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई गई थी। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था? तो आप कहेंगे कुमारगुप्त के द्वारा। किसके द्वारा? कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया करवाया गया था। और यहाँ पर बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अध्ययन किया जाता था। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध था? महायान शाखा का, महायान, या इसी को बोलता है, नालंदा विश्वविद्यालय को बोलता क्या? एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। प्रश्न क्या पूछा जाता है? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय को कहा जाता है। ठीक है, चलिए, पाल शासक धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। अच्छा, बौद्धों का ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र, ये प्रश्न पूछा गया है। ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र कहां पर स्थित है? बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है, बौद्ध चीनी यात्री सुंग युन भारत की यात्रा किया। फाहियान पुस्तक का नाम फोक्यू की है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब चलिए प्रश्न संख्या 88 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 88 क्या करा? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग। तो आप बताएंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया गया था, गुप्त टाइम पे किया गया था, गुप्ता काल में कुमारगुप्त के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 89 की बात कर रहा है, बोल रहा है उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो आप बताएंगे कि ओदंतपुर शिक्षा केंद्र, अगर बात करते हैं ओदंतपुर शिक्षा केंद्र, वो कहां पर स्थित था? आप कहेंगे साथियों का बिहार में लोकेटेड था। बी इज द राइट ऑप्शन। तो आपको बिल्कुल तैयार रखना पड़ेगा, ओदंतपुर शिक्षा का केंद्र बिहार में लोकेटेड था। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 90 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 90 क्या कर रहा है? बोल रहा है चीनी यात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत का दर्शन किया था, उस चीनी यात्री का नाम बताइए। कौन सा चीनी यात्री था जो 6ठी शताब्दी में भारत का दर्शन किया था? युआन च्वांग, फाहियान, सुंग युन या आई जिंग? तो आप बताएंगे
छठी शताब्दी ईसा पूर्व, छठी शताब्दी में भारत का दर्शन करने वाला जो था उसका नाम क्या था? सुंग युन था। कौन था? सुंग युन जो था ये छठी शताब्दी में भारत का दर्शन मतलब भारत की यात्रा किया था, उसका नाम क्या था? सुंग युन था। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए प्रश्न संख्या 91 की बात कर रहा है, बोल रहा फाहियान की यात्रा का विवरण क्या है? तो सबसे पहले आपको दो चीजें इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, आज की क्लास में फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। जो फाहियान था, ठीक है, कौन? जो फाहियान था, जो हेनसांग और फाहियान दो थे यात्री, और वो दोनों कब आए हुए थे? तो अगर बात करता है फाहियान की बात करता है, फाहियान की बात करता है तो फाहियान जो था ये चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के टाइम पीरियड में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में यह भारत आया हुआ था। और दूसरा, इसके जो यात्रा वृत्तांत लिखा था, इसने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था फो क्यू की। क्या नाम था? फो क्यू की। फो क्यू की इसकी पुस्तक का नाम था, इसको भी याद रखेंगे। तो वही पूछ ही रहा है कि फाहियान की यात्रा विवरण का नाम क्या था, तो आप कहेंगे फो क्यू की। और अगर आपसे पूछेगा वेनसांग के बारे में पूछेगा, वेनसांग के बारे में पूछेगा, तो आप बताएंगे वेनसांग जो यात्रा किया था ये किसके टाइम पीरियड में किया था? हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में ये भारत की यात्रा किया था। और जो वेनसांग था इसके द्वारा जो अपना यात्रा वृत्तांत लिखा गया था उसका नाम था सी क्यू की। क्या नाम था? उसका नाम था सी क्यू की। सी क्यू की, ठीक है। तो फाहियान जो था उसकी यात्रा वृत्तांत का नाम था फो क्यू की और इसका नाम था सी यू की। सी यू की जो था ये वेनसांग का नाम यात्रा वृत्तांत था। वेनसांग जो था ये हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आया था और जो फाहियान था वो चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य के टाइम पीरियड में आया था। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए भाई आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 92 की बात कर रहा है, बोल रहा है गुप्त संवत के बीच में यानी कि शक संवत और गुप्त संवत के बीच में अंतर कितना है? तो यहां पर हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। गुप्त संवत की बात करता है, गुप्त संवत कब से स्टार्ट हुआ था? तो आप कहेंगे कि 319 ईस्वी में गुप्त संवत स्टार्ट हुआ था। शक संवत की बात करेगा तो आप बताएंगे कि शक संवत जो था ये 78 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। दोनों के बीच में अगर अंतर की बात करेगा तो 319 माइनस 78 की बात अगर करेगा तो यहां पर क्या आ जाएगा? 241 आ जाएगा। तो यानी कि शक संवत और गुप्त संवत के बीच में अंतर कितने वर्ष का था? तो आप कहेंगे कि 241 वर्ष का अंतर था। कितने का था? 241 वर्ष का अंतर है शक संवत और गुप्त संवत में। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। बोल रहा है प्रश्न संख्या 93 की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? बोल रहा है मालव काल गणना निम्नलिखित में से मालव काल गणना निम्नलिखित में से किस संवत से अभिन्न थी? तो यह गुप्त संवत से अभिन्न थी। सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब इसमें पूछ रहा है भारतीय इतिहास में गुप्त काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? गुप्त काल के बारे में एक कथन कौन सा सही नहीं है? अब ध्यान से अगर हम लोग पढ़ें तो बोल रहा है संस्कृत भाषा एवं साहित्य सदियों का विकास साहित्य संरक्षण के माध्यम से वहां पहुंचा जिसे शास्त्रीय प्रकर्ष के लिए एक स्तर के रूप में वर्णित किया गया था। बात बिल्कुल सत्य है। संस्कृत कला साहित्य इन सब का जो उद्भव हुआ था वो गुप्त काल में बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ था। ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए पहला सही है। महिलाओं की स्थिति को पुनः परिभाषित किया गया। औपचारिक शिक्षा की हकदार थी और इसी कारण उस काल में महिलाएं शिक्षक, दार्शनिक एवं डॉक्टर थी। समय पूर्व विवाह कानून निषेध के द्वारा इन्हें संपत्ति का अधिकार था। तो ये जो दूसरा ऑप्शन ने दिया है महिलाओं के बारे में जो दिया हुआ है प्रश्न संख्या 94 में, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कुछ ज्यादा ही महिलाओं की वर्णन कर दिया। मतलब महिलाओं के बारे में बता रहा है इतनी अच्छी कंडीशन गुप्ता पीरियड में महिलाओं की नहीं, तो ये साफ साफ गलत है। तीसरा चौथा सही है, तो इस आधार पर कह सकते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट ऑप्शन। पढ़ लेते हैं और चौथा पढ़ते हैं। भूमि अनुदानों ने भारत में कृषि दासता के उद्भव तथा सामंती विकास का रास्ता खोला जिसके परिणाम स्वरूप कृषक वर्ग में निराशा हुई। तो हम लोग जानते हैं कि जो भूमि का दान दिया जाना स्टार्ट किया गया था सातवाहन वंश में स्टार्ट किया गया था। उससे आगे चलकर जैसे जैसे गुप्ता पीरियड में पहुंचते हैं, गुप्ता पीरियड में इसका प्रचलन और तेजी से बढ़ता है।
यानी कि भूमि दान का प्रचलन और तेजी से बढ़ता है, जिसके कारण से क्या होता है, ज्यादा भूमि दान देने से सामंती व्यवस्था और ज्यादा चरम पर पहुंचना स्टार्ट हो जाती है। तो यह बात भी सत्य है। पुजारियों एवं मंदिरों को प्रशासनिक एवं वित्तीय निरपदाताओं के साथ साथ भूमि तथा गांव के बढ़े अनुदान दिए जाने का, जिसके कारण से विकेंद्रीकरण प्रभावित हुआ था। तो ये सही है, दूसरा गलत है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 95 की बात करता है, और इतनी बार इस प्रश्न को पूछा गया है, 2010, 13, 91, 2010, 8, कम से कम 5 बार तो यही प्रश्न पूछा गया है, एटीजिट यही प्रश्न चिपका के पूछा गया है। लेकिन कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है, मतलब इस तरह से प्रश्न की डिजाइन किया गया है कि स्टेटमेंट के रूप में कभी कभी किसी तरह से पूछा गया है। प्रश्न क्या है, बोल रहा है सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य कहां से मिलता है। सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य जो मिलता है वो एरण अभिलेख से मिलता है। कहां से मिलता है, एरण अभिलेख से मिलता है। एरण अभिलेख जो था इसका समय वर्ष 510 ईस्वी के आसपास में माना जाता है। 510 ईस्वी के आसपास में एरण अभिलेख का समय माना जाता है। जो एरण अभिलेख था ये किसका था, भानुगुप्त का। ठीक है, भानुगुप्त का था, भानुगुप्त के द्वारा, भानुगुप्त का एरण अभिलेख था। इसी में सबसे पहली बार हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, सती प्रथा का पहला साक्ष्य जो मिलता है एरण अभिलेख से मिलता है। बी इज द राइट ऑप्शन। लेकिन इसके बारे में गुप्त काल में सती प्रथा का एकमात्र उल्लेख अभिलेखीय साक्ष्य 510 ईस्वी का भानुगुप्त का एरण अभिलेख है। इसके अनुसार भानुगुप्त के एक मित्र थे जो उनका, जिनका नाम था गोपराज, और गोपराज की मृत्यु हो गई थी। बाद में उनकी पत्नी के द्वारा क्या किया गया, पत्नी सती हो गई। बाल विवाह की प्रथा का एक प्रश्न और पूछता है कि बाल विवाह के जो, बाल विवाह जैसी जो कुप्रथा थी उसका प्रचलन कब हुआ था। तो उसका प्रचलन भी गुप्त काल से ही प्रारंभ हुआ था। स्मृतिकारों में याज्ञवल्क्य ने, स्मृतिकारों में याज्ञवल्क्य ने विधवाओं के संपत्ति संबंधी अधिकारों की उदार व्याख्या की थी। ठीक है, तो आप कभी कभी ये प्रश्न से पूछा जाता है कि पूछा जाता है विधवाओं को, जो विधवा थी उनको संपत्ति में अधिकार मिलता है। ये सबसे पहली बार अगर बात करते हैं तो किस संहिता में इसका उल्लेख मिलता है, तो याज्ञवल्क्य संहिता में मिलता है। किसमें, याज्ञवल्क्य संहिता में मिलता है। याज्ञवल्क्य संहिता की रचना याज्ञवल्क्य के द्वारा किया गया था। ठीक है, व्यापार वाणिज्य के पतन के कारण गुप्तकालीन समाज का ह्रास हो गया, सार्थवा मुक्ता वैसे थे। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 96 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 96 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से विधवाओं के संपत्ति संबंधी अधिकारों को किसने उदार व्याख्या की है। यानी कि जो हमारी क्या बोलते हैं होती हैं, विधवाएं होती हैं, उनको भी संपत्ति में अधिकार मिले, इसका उल्लेख याज्ञवल्क्य ने याज्ञवल्क्य संहिता में इसका उल्लेख किया है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, याज्ञवल्क्य सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 97 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 97 क्या रहा है कि प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवाह कहा जाता था। प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवाह कहा जाता था, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को या शूद्र को। तो आप बताएंगे जो सार्थवाह थे उनको, जो वैश्य होते थे वैश्य को सार्थवाह कहा जाता था। और मौर्य टाइम पे अगर बात करते हैं तो सार्थवाह जो व्यापारियों का समूह होता था उसको सार्थवाह कहा जाता था। तो आप लिखेंगे मौर्य काल में, मौर्य काल में, मौर्य काल में व्यापारियों के समूह को, व्यापारियों के समूह को, व्यापारियों के समूह को सार्थवाह कहा जाता था। सार्थवाह कहा जाता था व्यापारियों के समूह को, और सार्थवाह यहां पर वैश्यों को। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। अब प्रश्न संख्या 98 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 98 क्या कर रहा है, बोल रहा है बाल विवाह की प्रथा किस काल में प्रारंभ हुई थी। तो बाल विवाह जैसी कुप्रथा का प्रचलन गुप्त पीरियड से ही स्टार्ट हो गई थी। सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है, चलिए भाई आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 99 की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, बोल रहा है कि गुप्तकालीन समाज में ह्रास के क्या कारण थे। मतलब कि गुप्तकालीन समाज धीरे धीरे पतन की तरफ अग्रसर हुआ, उसके पीछे का प्रमुख कारण क्या है। जातियों की संख्या बढ़ जाना, गलत। शूद्रों का कृषि संख्या में कम हो जाना, गलत। अछूतों की संख्या का कम हो जाना, गलत। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, व्यापार और वाणिज्य के दिशा में क्या होने लगा, ह्रास होने लगा, ह्रास होने लगा, जिसके कारण से यानी कि डिक्लाइन इन द ट्रेड एंड कॉमर्स। मतलब ट्रेड और कॉमर्स ये दोनों डिक्लाइन करने लगे,
जो प्रमुख कारण था गुप्तकालीन समाज के ह्रास होने का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 100 की बात कर रहा है। प्रश्न संख्या 100 में लिखा हुआ है अधोलिखित में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा थी। तो इसको तो हम लोग जब मौर्य काल पढ़ रहे थे तब पर भी अच्छे से समझा था। और फिर से एक बार अगर हम लोग समझ लेते हैं गुप्तकालीन मुद्रा। ठीक है, गुप्तकालीन मुद्राओं की अगर बात करेगा, मुद्राएं की बात करेगा तो गुप्तकालीन में जो स्वर्ण मुद्रा होती थी, स्वर्ण मुद्रा जो होती थी उसको क्या कहा जाता था? उसको दिनार कहा जाता था। गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्राएं होती थी उनको दिनार कहा जाता था। दूसरा, अगर जो चांदी की मुद्राएं होती थी, स्वर्ण काल में जो चांदी की मुद्रा होती थी उसको क्या कहा जाता था? तो चांदी की मुद्रा को रूपक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रूपक कहा जाता था। और गुप्त काल में जो तांबे की मुद्रा होती थी, तांबा की जो मुद्रा होती थी उसको क्या कहा जाता था? तांबे की जो मुद्रा थी उसको मासक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मासक कहा जाता था। तो दिनार, रूपक, मासक। ठीक है, तो यहां पर बोल रहा है गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा किसको कहा जाता था? दिनार को। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए, समीक्षा अधिकारी 2017 के मेंस में, पीसीएस प्री 1992 में 2 बार इस प्रश्न को एटीजी चिपका के पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था, जबकि फाहियान ने कौड़ियों के व्यापार का विनिमय में उपयोग की बात कही थी। गुप्त शासकों में चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। गुप्त काल स्वर्ण और रजत मुद्रा मूलतः कुषाण और सिक्कों पर आधारित था। दिनार शब्द मुख्यतः लैटिन भाषा से निकला शब्द है। गुप्त सिक्कों की सबसे बड़ी निधि, एक ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, आपसे पूछा जाता है गुप्त सिक्कों, जो गुप्तकालीन सिक्के थे वो सबसे ज्यादा कहां से प्राप्त किए गए? प्रश्न क्या पूछता है? गुप्त काल के जो सिक्के थे वो सबसे ज्यादा कहां से प्राप्त किए गए थे? तो आप कहेंगे बयाना। क्या बताएंगे? बयाना जो था, गुप्तकालीन जो सिक्के थे वो सबसे ज्यादा कहां से प्राप्त किए गए थे? बयाना से प्राप्त किए गए थे। बयाना कहां पर स्थित है? राजस्थान में। ठीक है, चलिए, तो गुप्तकालीन सिक्कों अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, गुप्तकालीन जो सिक्के थे उसके एक भाग पर गुप्त काल के जो राजा होते थे उनका चित्रण किया जाता था और दूसरे भाग पर देवी देवताओं का चित्रण होता था। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अब लिखा हुआ प्रश्न संख्या 101 की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? गुप्त शासकों के द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में जो चांदी के सिक्के होते थे उनको रूपक कहा जाता था। याद रखिएगा, गुप्त काल में जो चांदी के सिक्के होते थे उनको क्या कहा जाता था? रूपक कहा जाता था। क्या होते थे? रूपक। चांदी के सिक्के होते थे। क्या होते थे? चांदी के सिक्के कहलाते थे। अगर आपसे पूछेगा, मौर्य काल की बात करेगा, मौर्य काल में जो चांदी के सिक्के होते थे, चांदी के सिक्के जो होते थे उनको किस नाम से जाना जाता था? तो आप कहेंगे करसापण के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? करसापण के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। गुप्त स्वर्ण एवं रजत सिक्के मूलतः निम्नलिखित में से किसके सिक्कों पर आधारित थे? यानी कि जो गुप्त काल में स्वर्ण और चांदी के सिक्के चलाए जाते थे वो ज्यादातर किसके, मतलब ऐसे सिक्के और कहां पर चलाए जाते थे, या उसी की बात कर रहा है किसके सिक्कों पर आधारित था? तो ये जो कुषाण और शक शासक जो चांदी के सिक्के चलाते थे, जो सिक्के चलाते थे उन्हीं के सिक्कों पर आधारित ही था। कहां? कौन सा? जो गुप्त काल के स्वर्ण और चांदी के सिक्के होते थे। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कुषाण और शक क्षत्रप। सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 103 पर। प्रश्न संख्या 103 क्या कर रहा है? बोल रहा है गुप्त अभिलेखों में सोने के सिक्कों के लिए प्रयुक्त दिनार शब्द निम्नलिखित में से किससे निकाला गया है? मतलब ये जो दिनार शब्द है इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? संस्कृत का शब्द है, ग्रीक का शब्द है, चीनी शब्द है, लैटिन शब्द है। तो आप कहेंगे कि डी इज द राइट ऑप्शन। दिनार जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है ना? प्रश्न संख्या 103 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? लैटिन इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 104 की बात कर रहा है। प्रश्न संख्या 104 क्या कर रहा है? बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी निधि गुप्तकालीन सिक्कों की गुप्त सिक्कों की सबसे बड़ी निधि थी? यानी कि एक तरीके से इसका पूछने का क्या मतलब है कि गुप्त काल में जो सिक्कों की सबसे बड़ी जो प्राप्ति हुई वो कहां से हुई? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है बयाना से प्राप्त हुआ। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बयाना निधि
बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए भाई, इन चीजों को आप लोग करते रहिए। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 104 पर चलते हैं, है ना। प्रश्न संख्या 104 पर चलते हैं। 104 हो गया, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 105 पर। प्रश्न संख्या 105 क्या कर रहा है? बोल रहा है निम्नलिखित में से गुप्तकालीन सिक्कों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? गुप्त काल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? पहला लिखा हुआ है गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए जो दिनार कहलाते थे। आप कहेंगे कि बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त तथा बुद्धगुप्त ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। आप कहेंगे ठीक है, यह भी बात बिल्कुल सत्य है। चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और बुद्धगुप्त ने चांदी के सिक्के जारी किए थे, यह भी कथन सत्य है। सिक्कों के अग्रभाग पर राजाओं की आकृति उकेरी गई थी तथा पीछे वाले भाग पर देवताओं की प्रतिमा उकेरी गई थी। आप कहेंगे कि यह भी बात बिल्कुल सत्य है। चौथा, गुप्तकालीन द्वारा जारी किए गए सबसे अधिक सिक्के तांबे के थे। आप कहेंगे कि ये बात तो साफ साफ गलत लिख दिया गया है। ये बात जो लिखा गया है ये ज्यादा लिखा गया है। तांबे से अधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे, तो ये बात गलत लिख दिया गया। सही क्या होगा? तांबे से अधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे। तांबे से अधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे गुप्त काल में, याद रख रखिएगा। क्लियर है? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। क्यों सही होगा? क्योंकि यही तो गलत है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 106 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 106 कह रहा है कि प्राचीन काल में अक्षय निवि क्या था? प्राचीन काल में जो अक्षय निवि थे वो क्या थे? राजस्व संगठन था, सैन्य संगठन था, व्यापार संगठन था, या उपयुक्त में से कोई नहीं था? तो आप बताएंगे कि अक्षय निवि, इसमें से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इज द राइट ऑप्शन। अक्षय निवि क्या था? तो आप बताएंगे कि प्राचीन काल में अक्षय निवि क्या? प्राचीन काल में अक्षय निवि एक प्राचीन काल में अक्षय निवि एक क्या होता था? पूंजी होती थी, एक स्थायी पूंजी होती थी। एक स्थायी पूंजी जो होती थी वो होती थी अक्षय निवि। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि कोई सही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 107 पर चलते हैं। गुप्त शासकों के सिक्के के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा एक कथन सही है? गुप्त काल में जो सिक्के जारी किए गए थे, उनके बारे में पूछ रहा है कि कौन सा एक कथन सही है। पहला दिया हुआ है, इसमें जो सही होगा मैं उसकी बात करता हूं। गुप्त काल में जो सिक्के जारी किए गए थे उसमें एक तरफ क्या था? गुप्त काल के शासकों के चित्रों का वर्णन, मतलब कि चित्र था, और दूसरा तरफ क्या था? देवताओं का था। ठीक है, तो यहां पर मुख्य भाग पर समानता राजा का चित्र और पृष्ठ भाग पर किसी देवता या प्रतिमा का कोई कथानक रूढ़ी होती थी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 108 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 108 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त शासक काल में रेशमी वस्त्र का सर्वोत्तम उत्पादक था? कौन सा जो था रेशमी वस्त्र का उत्पादक था? पाटलिपुत्र, मुर्शिदाबाद, गाजीपुर या वाराणसी? तो आप कहेंगे कि जो गुप्त काल में रेशमी वस्त्र का जो सर्वोत्तम उत्पादक था वो कहां पर था? वाराणसी में। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इज द राइट ऑप्शन। वाराणसी यहां पर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, गुप्त शासन काल में रेशमी वस्त्र का सर्वोत्तम उत्पादक वाराणसी में था। कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में रेशम बुनकरों के श्रेणी का उल्लेख हुआ था। गुप्त काल में वस्त्र उत्पादन का मुख्य केंद्र गुजरात, बंगाल, दक्कन, तमिल क्षेत्र था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 109 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 109 क्या कर रहा है कि गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन, तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित था? ठीक है, गुजरात, बंगाल, दक्कन, तमिल राष्ट्र किसके केंद्र? वस्त्र उत्पादन में, बहुमूल्य मणि एवं रत्न में, हस्तशिल्प में, या अफीम की खेती में? तो ये जो गुजरात, बंगाल, दक्कन, तमिल क्षेत्र थे, ये सब साथियों किसमें? ये सब वस्त्र उत्पादन में प्रमुख थे। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 109 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वस्त्र उत्पादन। ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है?
चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 110 पर चलते हैं। क्या कर रहा है प्रश्न संख्या 110, मूल्यवान रत्नों में गुप्त काल के समय सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस रत्न का होता था? सर्वाधिक जो विदेशी व्यापार होता था गुप्ता पीरियड में, वो कौन सा रत्न का होता था? ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ है हीरा दिया हुआ है, माणिक्य दिया हुआ है, मोती दिया हुआ और पुखराज दिया हुआ है। तो आप बताएंगे गुप्त काल में सर्वाधिक जो विदेशी व्यापार होता था वो किसका होता था? हीरे का होता था। ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 111 की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? गुप्त तथा गुप्तोत्तर अभिलेख में वर्णित नल शब्द का आशय क्या है? गुप्त और गुप्तोत्तर काल में जो नल शब्द है उसका क्या अर्थ है? ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है, सिंचाई का साधन, भूमि का माप, जल निकास व्यवस्था, अनाज की माप। ठीक है, तो जो नल शब्द है उस किसके काम में आता था? सिंचाई के साधन के काम में आता था। तो नल शब्द जो था वो किससे संबंधित है? भूमि के मापन से संबंधित है। बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 112 पर चलते हैं। क्या कह रहा है 112, गुप्त काल में किसकी पूजा मुख्यतः होती थी? तो जो गुप्ता पीरियड के लोग थे वो ज्यादातर अगर बात करते हैं तो वैष्णव संप्रदाय और मतलब विष्णु के भक्त थे और शैव के मतलब कि शिव के भक्त थे। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गुप्त काल में सर्वाधिक जो पूजा होती थी वो भगवान विष्णु और भगवान शिव की होती थी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 113 पर चलते हैं। इसके पहले भी हम लोग कुछ देर पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे समुद्रगुप्त के बारे में, हम लोग जब पढ़ रहे थे तो समुद्रगुप्त के बारे में एक प्रश्न आया हुआ था कि वहां पर यह प्रश्न पूछा गया था कि जो हमारा क्या बोलते हैं श्रीलंका का नरेश था, ठीक है, श्रीलंका का नरेश था और उसका जो नाम था श्रीलंका का राजा था, है ना, श्रीलंका का राजा था जिसके द्वारा क्या किया गया था? जिसका नाम था मेघवर्मन। श्रीलंका का एक राजा था जिसका नाम था मेघवर्मन और मेघवर्मन के द्वारा समुद्रगुप्त के पास दूत भेजा गया था। समुद्रगुप्त के पास दूत भेजा गया था किस लिए? इसलिए भेजा गया था जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, बोधगया में, वहीं पर एक बौद्ध विहार और मंदिर बनवाने के लिए, ठीक है, बौद्ध विहार बनवाने के लिए अनुमति लेने के लिए समुद्रगुप्त के पास भेजा गया था। तो वही कह रहा है कि निम्नलिखित में से बोधगया में सिंघली भिक्षुओं का मतलब श्रीलंका के जो भिक्षु थे उनके लिए विहार बनाने की अनुमति किसके द्वारा दिया गया था? समुद्रगुप्त के द्वारा दिया गया था। कि कौन भेजा था? मेघवर्मन भेजा था। किसको भेजा था? दूत को भेजा था, है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो हमारा प्रश्न है उसको अब जो है हमारा वाकाटक वंश है। अगला जो हमारा है अगले अगर बात करते हैं, ठीक है, वाकाटक वंश की बात करते हैं तो आपसे पहला प्रश्न यहां पर आपको तैयार करना पड़ेगा। वाकाटक वंश जो था इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? वाकाटक वंश की स्थापना किया गया था विंध्य शक्ति के द्वारा। विंध्य शक्ति के द्वारा वाकाटक वंश की स्थापना किया गया था। विंध्य शक्ति के द्वारा वाकाटक वंश की स्थापना किया गया था। पहला चीज क्लियर है। दूसरा, जो विंध्य शक्ति का कार्यकाल था वो 250 से लेकर 275 ईस्वी के आसपास में था। ये उस समय तक शासन किया था। विंध्य शक्ति का जो उत्तराधिकारी था, यह भी प्रश्न पूछा गया है, विंध्य शक्ति का जो उत्तराधिकारी था उसका नाम था प्रवर सेन, ठीक है, प्रवर सेन जो फर्स्ट था ये विंध्य शक्ति, प्रवर सेन फर्स्ट जो था ये क्या था? विंध्य शक्ति का उत्तराधिकारी था या विंध्य शक्ति का जो पुत्र था उसका नाम क्या था? प्रवर सेन। आगे चलकर अगर बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की बात करते हैं। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इनके द्वारा अपनी पुत्री का विवाह और उनकी पुत्री का नाम क्या था? प्रभावती गुप्ता। हम लोग पढ़ चुके हैं, जानते हैं अच्छे तरीके से। प्रभावती गुप्ता। तो प्रभावती गुप्ता का जो विवाह था वाकाटक वंश के राजा थे। उनका नाम क्या था? रुद्रसेन
रुद्रसेन सेकंड। तो रुद्रसेन सेकंड के द्वारा किया गया था, प्रभावती गुप्ता का विवाह किया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य उनकी पुत्री थी प्रभावती गुप्ता, उनका विवाह रुद्रसेन सेकंड जो कि वाकाटक वंश का क्या था, राजा था, इनके द्वारा किया गया था। और वाकाटक वंश की स्थापना बिंद शक्ति के द्वारा किया गया था। प्रवरसेन उसका दूसरा उत्तराधिकारी था, मतलब दूसरा राजा बना था। रुद्रसेन के द्वारा प्रभावती गुप्ता का विवाह किया गया था, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। तो ये सब जानकारी हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से मैं रिवीजन करने के लिए आपको बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 71 की बात कर रहा है। क्या कर रहा है कि गुप्त काल की पूर्ववर्ती अवधि बिंद शक्ति निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो बिंद शक्ति जो था वो वाकाटक वंश से संबंधित था। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 114 पर, ठीक है। प्रश्न संख्या 114 पर, प्रश्न संख्या 114 क्या कर रहा है, बोल रहा है निम्नलिखित राजाओं में से किसने धर्म महाराज की उपाधि धारण किया था? यानी कि कौन से ऐसे राजा थे जो धर्म महाराज की उपाधि धारण किया था? अग्निमित्र ने किया था, प्रवरसेन फर्स्ट ने किया था, हर्ष ने किया था, या धर्मपाल ने किया था? तो आपने बताना पड़ेगा जो धर्म महाराज की उपाधि थी वो किसके द्वारा, प्रवरसेन फर्स्ट के द्वारा उसकी उपाधि धारण की गई थी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रवरसेन फर्स्ट के द्वारा। ठीक है, चलिए इसको तो हम लोगों ने कल ये प्रवरसेन फर्स्ट कौन था? तो आप कहेंगे कि ये जो बिंद शक्ति था उसी का पुत्र था। बिंद शक्ति जो कि वाकाटक वंश का संस्थापक था, उसी का पुत्र था प्रवरसेन फर्स्ट, और प्रवरसेन फर्स्ट के द्वारा धर्म महाराज की उपाधि धारण किया गया था। ठीक है, धर्म महाराज की उपाधि धारण किया गया था। और ठीक है, और इसी के द्वारा प्रवरसेन फर्स्ट के द्वारा सम्राट की उपाधि धारण किया गया था। और प्रवरसेन फर्स्ट ने 4 अश्वमेध यज्ञ और 1 वाजपेयी यज्ञ किया था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस वाकाटक वंश के शासक ने, किस वाकाटक वंश के शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ किया था, 1 वाजपेयी यज्ञ किया था? तो आप कहेंगे कि जो प्रवरसेन फर्स्ट था इसके द्वारा क्या किया गया था, 4 अश्वमेध यज्ञ और 1 वाजपेयी यज्ञ किया गया था। क्लियर है? चलिए प्रश्न संख्या 115 पर, प्रश्न संख्या 115 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो 4 अश्वमेध यज्ञ जो किया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो आप कहेंगे कि प्रवरसेन फर्स्ट के द्वारा 4 अश्वमेध यज्ञ किया गया था, 1 राजसूय यज्ञ किया गया था, सम्राट की उपाधि धारण किया गया था इसके द्वारा। ठीक है, सम्राट की उपाधि धारण किया गया था प्रवरसेन फर्स्ट के द्वारा। धर्म महाराज की उपाधि प्रवरसेन के द्वारा धर्म महाराज की उपाधि धारण किया गया था, उपाधि धारण किया गया था। सम्राट की उपाधि धारण किया गया था, सम्राट की उपाधि। 4 अश्वमेध यज्ञ किया था, 4 अश्वमेध यज्ञ किया था, 1 राजसूय, 1 वाजपेयी यज्ञ किया था, 1 वाजपेयी यज्ञ किया था। ठीक है, तो ये सब जानकारी किसके बारे में है? प्रवरसेन फर्स्ट के बारे में है। वाकाटक वंश का दूसरा राजा था। पहला कौन सा था? बिंद शक्ति था। दूसरा कौन था? वाकाटक वंश का जो दूसरा शासक था बिंद प्रवरसेन था। ठीक है, और रुद्रसेन सेकंड, रुद्रसेन सेकंड, ठीक है, रुद्रसेन सेकंड जिसका विवाह किसके साथ हुआ था? प्रभावती गुप्ता के साथ हुआ था। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 116 पर चलते हैं। क्या कह रहा है? बोल रहा है कि आगे अगला प्रश्न आ गया, निम्नलिखित में से कौन प्रभावती गुप्ता की माता थी? तो अब देखिए हम लोग जानते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अपने राज्य का विस्तार जो किया था उसके पीछे 2 कारण थे। विस्तार करने के पीछे पहला जो सहारा लिया था वो लिया था युद्ध का सहारा लिया था, युद्ध का सहारा लिया था। ठीक है, और दूसरा अगर बात करते हैं तो वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सहायता किया था। अगर बात करें तो अपना जो विवाह था वो नाग वंश की राजकुमारी कुबेर नागा के साथ किया था। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। पहला चीज, अपने लड़के का विवाह जो किया था कदम्ब नरेश के यहाँ किया था, कदम्ब नरेश की लड़की से किया था। तीसरा, अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन सेकंड के द्वारा अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह किया था। ठीक है, तो यहां पर आप पूछ रहा प्रभावती गुप्ता की माता का नाम क्या था? तो आप कहेंगे उनकी माता का नाम कुबेर नागा था जो नागवंश की राजकुमारी थी। क्लियर है? तो यहां पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए अब हम लोग चलते हैं, अगला जो हमारा है गुप्तोत्तर काल में। ठीक है,
गुप्त काल के बाद अगला हमारा जो काल आया वो गुप्तोत्तर काल आया। देखिए गुप्तोत्तर काल में ही अगर बात करते हैं तो सबसे प्रमुख जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और सबसे ज्यादा डिटेल एनालिसिस करते हैं उसका नाम है हर्षवर्धन। क्या नाम है? हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन। ये हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन जो थे ये सब वर्धन वंश कहलाते थे। ठीक है, वर्धन वंश का शासक था हर्षवर्धन जो था, ये वर्धन वंश का शासक था। अगर बात करते हैं हर्षवर्धन के बारे में, पहली चीज तो यहां से ये क्लियर हुआ। ठीक है, अगर बात करते हैं वर्धन वन की बात, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अच्छा ये जो हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन का अगर शासन काल की मतलब कि क्षेत्र की बात करें, इनिशियली क्षेत्र की बात करें तो ये इनके जो पहले राजधानी थी वो थानेश्वर थी। इस वंश की जो पहले वर्धन वंश की जो पहले राजधानी थी वो कहां पर थी? थानेश्वर थी। कहां पर थी? थानेश्वर थी। और थानेश्वर थी। और जो वर्धन वंश था या इसी को दूसरे नाम से जाना जाता है पुष्पभूति वंश। पुष्पभूति वंश। ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाता है? पुष्पभूति वंश के नाम से जाना जाता है। पुष्पभूति वंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो थानेश्वर थी, पुष्पभूति वंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अच्छा गुप्त साम्राज्य के पतन होने के बाद जैसे जैसे गुप्ता पीरियड का धीरे धीरे साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हुआ, उसके बाद से उत्तर भारत में जो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक के रूप में उत्पन्न हुए उनका नाम था पुष्पभूति वंश। उसका नाम क्या था? पुष्पभूति वंश। चूंकि इस वंश का जो संस्थापक था, पुष्पभूति वंश का संस्थापक की अगर बात करते हैं, संस्थापक की बात करते हैं तो इसका नाम क्या था? पुष्पभूति था। क्या नाम था? पुष्पभूति था, जिसके द्वारा इस वंश की स्थापना किया गया था। ठीक है, और इनकी पहले राजधानी कहां थी? थानेश्वर थी। ठीक है, थानेश्वर थी। अच्छा, और ये जो थे पुष्पभूति वंश के लोग, ये क्या थे? गुप्तों के सामंत थे। क्या थे? गुप्तों के ये सामंत थे। गुप्तों के ये सामंत थे। अब अगर कुछ राजाओं की बात करते हैं तो सबसे पहला राजा की बात करते हैं तो नरवर्धन था। कौन था? नरवर्धन। नरवर्धन के बाद आदित्यवर्धन। नरवर्धन के बाद आदित्यवर्धन। आदित्यवर्धन। आदित्यवर्धन के बाद कौन सा आया? आदित्यवर्धन के बाद आया प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन के अगर पुत्रों की बात करें तो इनका जो सबसे बड़ा पुत्र था उनका नाम था राज्यवर्धन। ठीक है, प्रभाकर वर्धन थे। ठीक है, प्रभाकर वर्धन। तो प्रभाकर वर्धन के जो पुत्र थे, पहला पुत्र था राज्यवर्धन। ठीक है, राज्यवर्धन। दूसरा पुत्र था हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन। और तीसरा इनकी पुत्री थी, इनका नाम था राजश्री। ठीक है, इनका नाम था राजश्री। ठीक है, अच्छा अब देखिए राजश्री, अब यहां पर प्रभाकर वर्धन, अगर अब राज्यवर्धन की बात करें तो जैसे नरवर्धन के बाद आदित्यवर्धन, आदित्यवर्धन के बाद प्रभाकर वर्धन के बाद राज्यवर्धन। और यहाँ पर राज्यवर्धन से थोड़ी कहानी हमको ये मिलती है कि जो पाल वंश का जो शासक था शशांक। ठीक है, ठीक है, सॉरी शशांक जो था पाल वंश कह रहे हैं कि गौड़ शासक था शशांक। जो गौड़ शासक शशांक था, गौड़ वंश का गौड़ शासक था, गौड़ शासक शशांक था। गौड़ शासक शशांक जो था, शशांक के द्वारा क्या किया गया था? राज्यवर्धन की हत्या कर दी गई थी। राज्यवर्धन की हत्या कर दिया गया था। उसके बाद से गद्दी पर 16 वर्ष की अवस्था में, कब? 16 वर्ष की अवस्था में, 16 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर जो बैठा था उनका नाम था हर्षवर्धन। और ये शुरुआत में अपनी गद्दी कहां पर, ये थानेश्वर की गद्दी पर बैठे थे। आगे चलकर इनकी जो बहन थी राजश्री, उनके कहने पर इन्होंने अपनी राजधानी, जो यहाँ पर इनकी थानेश्वर राजधानी थी, थानेश्वर से राजधानी कहां पर ट्रांसफर किया? इन्होंने कन्नौज ट्रांसफर किया था। कहां पर किया था? कन्नौज अपनी राजधानी ट्रांसफर किया था। अच्छा, जो राजश्री थी, इनका जो विवाह हुआ था, इनका मौखरी वंश का शासक था। ठीक है, इनका जो विवाह हुआ था, राजश्री का जो विवाह हुआ था, विवाह की अगर बात करें तो मौखरी वंश में इनका विवाह हुआ था। ठीक है,
क्या बोलते हैं, राजश्री का जो विवाह था मौखरी वंश में हुआ था। और किसके साथ हुआ था, तो आप कहेंगे कि राजश्री का विवाह जो हुआ था गृहवर्मन के साथ हुआ था। गृहवर्मन के साथ इनका विवाह हुआ था। मौखरी वंश का शासक था गृहवर्मन, उसी के द्वारा राजश्री का विवाह हुआ था। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हर्षवर्धन से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन हम लोगों ने लिया। अब अगर बात करते हैं कुछ और इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, तो हर्षवर्धन का एक दरबारी कवि था जिनका नाम था, हर्षवर्धन के एक जो दरबारी कवि थे उनका नाम था बाण भट्ट। क्या नाम था, हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे बाण भट्ट। बाण भट्ट और बाण भट्ट के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी हर्षचरित। ठीक है, जिसमें वर्धन के बारे में, वर्धन वंश यानी कि हर्षवर्धन के बारे में सारी जानकारी हमको प्राप्त होती है। अच्छा, हर्षवर्धन के काल में ही प्रश्न पूछता है, आगे निकलेगा, हर्षवर्धन के काल में ही कौन आया था, वेनसांग आया था। वेनसांग जो आया था ये किसके टाइम पीरियड में आया था, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में वेनसांग आया था। क्लियर है, वेनसांग जो था हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आया था। और ये अगर बात करते हैं तो जो जानकारी इसको, मतलब पहले जो वर्धन वंश के शासक थे, पहले जो वर्धन वंश के शासक थे यानी कि पुष्पभूति वंश के जो शासक थे, ज्यादातर वो शैव और सूर्य की उपासना करते थे। शिव भक्त थे और सूर्य के भक्त थे। शिव और सूर्य की उपासना करते थे, शिव और सूर्य की उपासना करते थे। लेकिन जो हर्षवर्धन थे वो किसके, हर्षवर्धन जो थे वो हेनसांग के, जो हेनसांग था उसके प्रभाव से ज्यादा प्रभावित हुए। मतलब बौद्ध धर्म की इतनी शिक्षाएं उनको दिया गया, उसने दिया, जिससे वो काफी ज्यादा प्रभावित हुए। और आगे चलकर वेनसांग के प्रभाव में आकर हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया था। ये याद रखे रहिएगा, बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया था। तो ये सब कहानी जो बताई जा रही है आपको किसके बारे में बताई जा रही है, हर्षवर्धन से रिलेटेड कथा कहानी बताई जा रही है। और यही सारे प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे प्रश्नों की श्रृंखला को। आगे आइए, तो हम लोग सबसे पहले हर्षवर्धन का जो काल था, हर्षवर्धन के बारे में हम लोग जो प्रश्न है उसको करेंगे, है ना, हर्षवर्धन के बाद करेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज और पूछता है कि वेनसांग के बारे में पूछता है। वेनसांग तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी कुछ देर पहले पढ़े हैं। वेनसांग जो आया था 629 में, 629 में भारत आया था, 629 में भारत आया था और 645 तक भारत रहा था, 645 तक भारत रहा था। 629 में आया था, 645 तक भारत में रहा था, पहली चीज। दूसरा, अच्छा वेनसांग के जो यात्रा वृत्तांत था उसका नाम क्या था, वेनसांग के जो द्वारा जो यात्रा वृत्तांत लिखी गई थी, अभी हम लोगों ने पढ़ा CU की, क्या पढ़ा है, CU की। अब अगर आपसे पूछेगा कि जो हमारा फाहियान था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के टाइम पर पीरियड में आया था, उसकी यात्रा वृत्तांत क्या था, तो आप कहेंगे फोक्यू की, फोक्यू की, फोक्यू की। ठीक है, ये किसका था, ये फाहियान का था, फाहियान का था। और वेनसांग का कौन था, CU की। दोनों की यात्रा वृत्तांत पूछा जाता है, नाम पूछा जाता है, याद रखे रहेंगे। अच्छा, हर्षवर्धन 606 में क्या था, थानेश्वर पर गद्दी पर बैठा था और 647 तक इसका कार्यकाल था, मतलब शासन किया इसने। तो 606 से लेकर 647 तक इसने राज्य किया था। ठीक है, चलिए प्रश्न पर चलते हैं। अब देखिए, ठीक है आगे चलते हैं। अच्छा, प्रश्न संख्या 72 की बात कर रहा है। प्रश्न संख्या 72 क्या कर रहा है, बोला हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात, क्या कर रहा है, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात निम्नलिखित में से किसने कान्यकुब्ज में सत्ता हड़प ली थी, सत्ता हड़प ली। कान्यकुब्ज का मतलब क्या हो गया, कन्नौज को पहले कान्यकुब्ज के नाम से जाना जाता था, है ना। तो किसने हड़प लिया था, तो अरुणासव ने हड़प लिया था। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज द राइट ऑप्शन। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात अरुणासव ने अस्थायी रूप से कान्यकुब्ज यानी कि कन्नौज पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। अरुणासव की चर्चा चीनी दूत मंडल के विवरण में मिलती है। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 73 पर चलते हैं। ठीक है, वर्धन राजवंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो अभी सारी चीजें हम लोगों ने किया था। वर्धन वंश की स्थापना पुष्पभूति के द्वारा किया गया था, पुष्पभूति के द्वारा वर्धन वंश की स्थापना किया गया था। वर्धन वंश के शासक जो थे पहले गुप्तों के सामंत थे। जैसे जैसे गुप्त सत्ता धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हुई, उसके बाद से उत्तर भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान किसका हो गया,
वर्धन वंश के लोगों का हो गया, वहां के राजकुमारों का हो गया, वहां के शासकों का हो गया, पहली चीज। तो पुष्पभूति के द्वारा वर्धन वंश की स्थापना किया गया था। इनके द्वारा अपनी राजधानी कहां पर, थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाई गई थी। थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाई गई थी। तो सबसे पहले अगर वर्धन वंश की बात करते हैं तो पुष्पभूति तो आया ही आया। उसके बाद अगर बात करते हैं तो राजवंशों की बात करते हैं तो उसमें और लोग भी धीरे धीरे आते गए। ठीक है, तो वर्धन वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, पुष्पभूति के द्वारा किया गया था। ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। तो इसके बारे में सारी जानकारी हम लोगों ने अच्छे से कलेक्ट कर ली है, समझ लिया है। अब हम लोग आगे चलते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा के प्रारंभ में पुष्पभूति ने वर्धन वंश की स्थापना की। वस्तुतः थानेश्वर के राजवंश के संस्थापक नरवर्धन ही था। ठीक है, मतलब कि वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो नरवर्धन माना जाता है। वर्धन वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो नरवर्धन माना जाता है। नरवर्धन के बाद कौन आया, आदित्यवर्धन आया। नरवर्धन के बाद आदित्यवर्धन का नाम आता है। आदित्यवर्धन के बाद प्रभाकर वर्धन के बाद अगर बात करें तो प्रभाकर वर्धन के बाद अगर बात करते हैं, क्रम की अगर बात करते हैं तो इसमें आया राज्यवर्धन जो कि हर्षवर्धन का बड़ा भाई था। उसके बाद से हर्षवर्धन और इनकी एक प्रभाकर वर्धन की एक पुत्री थी राजश्री, जिनकी शादी किसके द्वारा किया गया था, मौखरी वंश के जो शासक था, ठीक है, उसके द्वारा इनकी शादी की गई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं। अब ये दो जो क्वेश्चन थे ये बहुत पहले आए हुए थे पेपर में थे, तो उनको हम लोगों ने मतलब रिसेंट के जो क्वेश्चन थे 2023 और 24 के पेपर में आए हुए प्रश्नों को किया हमने। अब चलते हैं पहले प्रश्न पर चलते हैं। जो प्रश्न की बात कर रहा है, हर्ष के दरबार में यानी कि हर्षवर्धन के दरबार में वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा। तो जाहिर सी बात है वेनसांग जो विभिन्न रास्तों से यात्रा करते हुए 629 पर भारत में आया था और 643 तक ये रुका हुआ था। 643 तक ये भारत में था। वेनसांग के प्रभाव में ही आकर हर्षवर्धन ने क्या किया, वेनसांग के प्रभाव में आकर हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया था। वेनसांग की यात्रा का जो वृत्तांत था सी यूकी, अपनी यात्रा का वृत्तांत किस पुस्तक में लिखता है, सी यूकी में लिखता है। और अगर बात करते हैं वेनसांग की, और तो वेनसांग को जो भेजा गया था वो दूत के रूप में नहीं भेजा गया था, उसको एक बौद्ध स्कॉलर के रूप में भेजा गया था। बौद्ध क्या बोलते हैं कि बौद्ध स्कॉलर के रूप में भेजा गया था। और किसने भेजा था, ताई सुंग ने भेजा था। किसने भेजा था, ताई सुंग ने भेजा था। ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है, तो इसको याद रखेंगे आप। ठीक है, किसके द्वारा, ताई सुंग के द्वारा भेजा गया था वेनसांग को। चलिए अगर देखिए, अच्छा वेनसांग को क्या कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है वेनसांग को, है ना। तो सारी इंफॉर्मेशन हमने आपको बता दिया है, वही यहां पर लिखा है। एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं जिससे और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं कन्नौज में पुष्पभूति का शासक जो था हर्षवर्धन। टाइम पीरियड याद रखे रहेगा, 606 से लेकर 647 तक ये कन्नौज पर शासन किया था। मतलब अगर बात करते पहले इसकी राजधानी थानेश्वर थी, थानेश्वर से अपनी राजधानी अपनी बहन राजश्री के कहने पर कन्नौज लेके आया था, ट्रांसफर किया था। ठीक है, तो वेनसांग आया था। वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार तथा इसकी यात्रा का विवरण सी यूकी कहा जाता है। वेनसांग ने 13 वर्ष तक असम सहित विभिन्न स्थानों पर यात्रा किया था। 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, 6 वर्ष तक इसने नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर शिक्षा प्राप्त की थी। उस समय ताई सुंग वंश का चीन में शासक था, लेकिन वेनसांग किसी दूत के रूप में नहीं बल्कि एक बौद्ध भिक्षु के रूप में भारत का भ्रमण किया था। वेनसांग मध्य भारत की यात्रा का अभिलेख नामक डायरी लिखा था, जिसे सी यूकी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या दूसरे पर चलते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा क्या कर रहा है, बोल रहा है चीनी यात्री वेनसांग ने किस शासक के समय भारत की यात्रा किया था। तो ये तो हम लोग 8 से 10 बार आज की क्लास में पढ़ चुके होंगे। वेनसांग की बात करेगा तो वेनसांग हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में भारत की यात्रा किया था, पहली चीज। दूसरा, ये जो था 629 में भारत आया था, 643 तक ये भारत में रहा था। इसको यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है वेनसांग को। वेनसांग की जो यात्रा वृत्तांत था उसको किस नाम से जाना जाता है, सी यूकी के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म आप जैसे जो
हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन के जो मतलब कि इसके पूर्वज थे वो भगवान शिव और भगवान सूर्य के उपासक थे, लेकिन हर्षवर्धन इसी वेनसांग के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। ठीक है, तो चीनी यात्री वेनसांग किसके शासन काल में भारत की यात्रा किया था? तो आप कहेंगे हर्षवर्धन के काल में। अगर आपसे पूछेगा फाहयान किसके टाइम पीरियड में आया था, तब आप बताएंगे जो फाहयान आया था वो किसके टाइम पीरियड में आया था? तो फाहयान जो आया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पीरियड में आया था। इसकी जो यात्रा वृत्तांत था उसको फोक्यूकी के नाम से जाना जाता है, फोक्यूकी के नाम से जाना जाता है, जबकि वेनसांग की यात्रा वृत्तांत को सीयूकी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वेनसांग को किसने भेजा था? तो साइतुंग ने भेजा था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है? बोल रहा है कि निम्नलिखित चीनी यात्रियों में किसने हर्षवर्धन और कुमार भास्कर वर्मा को राज्यों की यात्रा की थी? मतलब किसने हर्षवर्धन और भास्कर वर्मा के राज्यों की यात्रा किया था? इत सिंह ने किया था, फायान ने किया था, वेनसांग ने किया था या सुंग सियून ने किया था? तो आप क्या बताएंगे? बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, वेनसांग के द्वारा किया गया था। ये तुम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। चलिए भाई आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कर रहा है कि बोल रहा है कि प्राचीन भारत में किस चीनी यात्री ने मध्य भारत की यात्रा के अभिलेख, मध्य भारत की यात्रा के अभिलेख नामक डायरी लिखी थी? तो प्राचीन भारत में किस चीनी यात्री ने मध्य भारत की यात्रा के अभिलेख की डायरी लिखी थी? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मध्य भारत की यात्रा का वेनसांग के द्वारा किया गया था। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए प्रश्न संख्या 5 की बात कर रहा है। प्रश्न संख्या 5 क्या कर रहा है? भास्कर नामक राजा द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों का उल्लेख हर्ष चरित्र में मिलता है। भास्कर किससे संबंधित था? तो देखिए उस समय अगर बात करते तो अहोम यानी कि असम का जो एक राजा था जिसका नाम था भास्कर, ठीक है, उसका नाम क्या था? भास्कर। और भास्कर के द्वारा उपहार भेजे गए थे। किसको? हर्ष को उपहार भेजे गए थे। हर्ष चरित्र जो था ये जो इस किसके, ये जो बाण भट्ट के द्वारा, बाण भट्ट जो इनका दरबारी कवि था बाण भट्ट, तो बाण भट्ट के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी हर्ष चरित्र। हर्ष चरित्र में इस चीज का उल्लेख मिलता है कि असम राजवंश का, असम का वर्मन राजवंश का राजा भास्कर वर्मन के द्वारा, ठीक है, हर्षवर्धन को उपहार भेजे गए थे। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा एक चीज आगे हम लोग पढ़ेंगे, कोई नहीं, उसको करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 6 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या कर रहा है? बोल रहा है कि निम्नलिखित उत्कीर्ण लेखों में कौन सा एक हर्षवर्धन के विरुद्ध पुलकेशिन द्वितीय की सैन्य सफलता का उल्लेख करता है? ठीक है, मतलब पुलकेशिन द्वितीय की कौन सा ऐसा अभिलेख है जो, देखिए अब यहां पर आपको एक याद करना पड़ेगा एहोल इंस्क्रिप्शन के बारे में, एहोल अभिलेख के बारे में। किसके बारे में? एक अभिलेख है एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख, इसको याद रखे रहिएगा, एहोल अभिलेख। तो आपसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा, यही प्रश्न पूछा जाता है, एहोल अभिलेख किससे संबंधित है? तो आपने बताना एहोल अभिलेख जो है ये किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का, पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख है। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि पुलकेशिन द्वितीय कौन था? तो आप बताएंगे पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजा था। पुलकेशिन द्वितीय जो था ये चालुक्य राजा था। पहली चीज क्लियर हुआ। अब पुलकेशिन द्वितीय का एक दरबार में रहने वाला कवि था, उसका नाम था रवि कीर्ति। क्या नाम था? रवि कीर्ति। और रवि कीर्ति के द्वारा ही एहोल इंस्क्रिप्शन या एहोल अभिलेख के बारे में जानकारी मिलती है। एहोल अभिलेख उसी के द्वारा लिखा गया था। और इसी अभिलेख में बताया जाता है कि नर्मदा नदी के तट पर, नोट कीजिएगा, नर्मदा नदी के तट पर 634 ईस्वी में हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय विजयी हुआ था और नर्मदा नदी के दक्षिण में आने से हर्षवर्धन को रोक दिया था। तो वही बात कर रहा है कि कौन सा एक हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय की सैन्य सफलता का उल्लेख मतलब करता है, सैन्य की सफलता का उल्लेख करता है? तो आप कहेंगे कि एहोल इंस्क्रिप्शन, बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए भाई ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है?
हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कहां पर थी? तो देखिए हर्ष जो था सब उसकी राजधानी पहले थानेश्वर थी, थानेश्वर के बाद अपनी राजधानी कन्नौज ट्रांसफर किया था अपनी बहन राजश्री के कहने पर, क्योंकि वहीं से वो अपनी बहन का क्षेत्र भी क्या कर सकता था, देख सकता था, इसलिए क्या किया गया था। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कन्नौज इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए हर्ष ने अपनी बहन राजश्री के आग्रह पर कन्नौज की गद्दी पर बैठना स्वीकार किया, अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज हस्तांतरित कर दिया। हर्षवर्धन लगभग 606 ईस्वी में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। इसके विषय में जानकारी बाणभट्ट के द्वारा हर्ष चरित्र से मिलती है। हर्ष एक महत्वपूर्ण उपाधि, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, हर्षवर्धन के द्वारा जो उपाधि ली गई थी उसका नाम था परम महेश्वर। क्या नाम था, परम माहेश्वर उसका नाम था, परम माहेश्वर उसका नाम था। ये हर्षवर्धन के द्वारा कई बार पूछा जा चुका है, याद रखे रहिएगा। हर्षवर्धन के द्वारा जो उपाधि ली गई थी उसका नाम था परम माहेश्वर, और उसके बड़े भाई राज्यवर्धन, उनके बड़े भाई राज्यवर्धन के द्वारा जो उपाधि ली गई थी उनका वो उपाधि थी परम सौगात। ठीक है, ये दोनों प्रश्न पूछे जा चुके हैं, याद रखे रहेगा। हर्षवर्धन के जो बड़े भाई राज्यवर्धन थे उनके द्वारा जो उपाधि ली गई थी उसका नाम था परम सौगात, और अगर हर्षवर्धन के द्वारा जो उपाधि ली गई थी उसका नाम था परम माहेश्वर, याद रखे रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 8 की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां पर स्थानांतरित किया था? तो सम्राट अपनी सिस्टर क्या बोलते हैं राजश्री के कहने पर उन्होंने अपनी राजधानी कहां से ट्रांसफर किया था? अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ट्रांसफर किया था। सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है, राजधानी थानेश्वर से कहां पर, कन्नौज ट्रांसफर किया था। चलिए आगे चलते। हर्ष ने क्या उपाधि धारण किया था? तो आप कहेंगे परम माहेश्वर की उपाधि हर्ष ने धारण किया था। परम भट्टाकार की उपाधि धारण किया था। ठीक है, परम भट्टाकार की उपाधि धारण किया था। और अगर बात करते हैं तो हर्ष के द्वारा, ठीक है, हर्ष के द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया गया था, परमेश्वर की उपाधि धारण किया गया था। ये सब उपाधि हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था। इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, परम माहेश्वर। डी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है, चलिए प्रश्न संख्या 10 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या कर रहा है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी उपाधि परम सौगात थी? तो जो थी हमारा था राज्यवर्धन था, हर्षवर्धन का बड़ा भाई, उसके द्वारा क्या किया गया था, परम सौगात की उपाधि धारण किया गया था। सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 की बात करता है, हर्ष का समकालीन शासक कौन था? तो ये जो भास्कर वर्मा था, भास्कर वर्मा, ये हर्ष का समकालीन था। बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नर्मदा नदी के तट पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्त आगमन को किसने रोका था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, एहोल अभिलेख से। एहोल अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है? अरे भाई हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, 634 ईस्वी में हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय क्या था, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई, और यहीं से क्या बोलते हैं पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के दक्षिण में आने से रोक दिया हर्षवर्धन को। तो पुलकेशिन द्वितीय इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है, चलिए भाई आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने, और इसकी जानकारी हमें एहोल इंस्क्रिप्शन से, एहोल अभिलेख से मिलती है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, 2016 और 2003 दो बार इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। क्लियर है, चलिए भाई आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए प्रश्न संख्या 14 की बात कर रहा है, चालुक्य शासक पुलकेशिन ने हर्ष की विजय का वर्ष क्या है? तो एहोल अभिलेख के बारे में मैं कम से कम आज की क्लास में 3 बार आपको बता चुका हूँ। एहोल इंस्क्रिप्शन के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझना है। एहोल इंस्क्रिप्शन जो लिखा गया था वो पुलकेशिन द्वितीय का कवि था, रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, पहली चीज क्लियर हुआ, रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया था। 634 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय जीता था और सम्राट हर्षवर्धन को दक्षिण में विजय के लिए रोक दिया था। इन सब की जानकारी कहां से मिलती है, एहोल अभिलेख से मिलती है। तो 634 इज द राइट ऑप्शन, डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं।
प्रश्न संख्या 15 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण और वहां पर अध्ययन किया था? तो 6 वर्ष तक जो वेनसांग था वो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन अध्यापन का कार्य किया था। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। और नालंदा विश्वविद्यालय को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान के नाम से जानते हैं। यानी कि इसमें बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है उसके बारे में शिक्षा दी जाती थी, है ना? तो इस चीज को याद रखेंगे। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वेनसांग इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब देखिए ये सारी चीजें लिखा हुआ है। प्राचीन भारत के शिक्षा केंद्रों में नालंदा विश्वविद्यालय सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। पटना से लगभग 40 मील की दूरी पर आधुनिक बड़गांव नामक स्थान पर, यह जगह का नाम एक बार पेपर में पूछ चुका बिहार पीसीएस में, ठीक है। बड़गांव नामक समीप पर यह शिक्षा का केंद्र था। चीनी यात्री वेनसांग के अनुसार इसका संस्थापक शकादित्य था। शकादित्य की पहचान कुमार गुप्त प्रथम से की जाती है, जिसकी उपाधि महेंद्रादित्य थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 16 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 क्या करा? वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थियों को, तो विद्यार्थियों की अगर बात करें तो 10,000 विद्यार्थियों को वहां पर अध्ययन अध्यापन का कार्य किया जाता था। क्लियर है? चलिए, हर्ष को बौद्ध धर्म की ओर किसने उन्मुख किया? तो हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं, वेनसांग के द्वारा ही क्या किया गया था? बौद्ध धर्म से प्रभावित हुआ था वो, और आगे चलकर बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लिया था हर्षवर्धन ने, ठीक है। चलिए, हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन कहां पर करता था? तो यहां पर कन्नौज और प्रयाग, ठीक है, प्रयाग में और कन्नौज में। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो हर्ष ने व्यक्तिगत धर्म तथा उसके समाज की दृष्टि से क्या, सब कुछ हम लोगों ने कर चुका है, इसलिए इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 पर चलते हैं। क्या कर रहा है प्रश्न संख्या 19? अपनी समृद्धि एवं ऐश्वर्य के लिए किस प्राचीन नगर को महोदय नगर कहा जाता था? तो आप याद रखे रहेंगे, जो हमारा क्या था, जो हमारा कान्यकुब्ज था, है ना, जो हमारा कान्यकुब्ज था उसी को क्या कहा जाता था? महोदय नगर कहा जाता था। कान्यकुब्ज का मतलब क्या हो गया? कन्नौज हो गया। तो कन्नौज को ही महोदय नगर कहा जाता था। कान्यकुब्ज इज द राइट ऑप्शन, है ना। प्रश्न संख्या 19 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कान्यकुब्ज यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 20 की बात कर लेते हैं। क्या करा? कथन और कारण दिया हुआ, कथन को पढ़ते हैं। पहले हम लोग कथन को पढ़ते हैं। हर्षवर्धन ने प्रयाग संसद आयोजित किया था। तो जाहिर सी बात है, प्रयाग में क्या बोलते हैं कि धर्म संसद आयोजित किया था। इसमें बौद्ध धर्म से रिलेटेड काफी लोगों को बुलाया गया था, चर्चा परिचर्चा किया गया था। तो ये तो बात बिल्कुल सत्य है, आयोजित किया था। वह बौद्ध धर्म की केवल महायान शाखा को लोकप्रिय बनाना चाहता था। तो जाहिर सी बात है, बौद्ध धर्म के हर्षवर्धन के द्वारा जो बौद्ध धर्म की महायान शाखा है उसके बारे में क्या किया गया था, उसके बारे में जानकारी ली गई थी। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आप कहेंगे कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है ना, व्याख्या नहीं कर रहा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसको आप लोग कर लीजिएगा। पहला कथन गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। इस आधार पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज द राइट ऑप्शन। आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। गुप्तोत्तर युग में व्यापारिक केंद्र कौन सा था? कन्नौज था, उज्जैन था, धार था। जाहिर सी बात है, गुप्तोत्तर काल में हर्षवर्धन ने अपने राजधानी थानेश्वर से कहां पर ट्रांसफर किया था? कन्नौज ट्रांसफर किया था। तो व्यापारिक केंद्र कहां पर होगा? कन्नौज होगा। ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, ठीक। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 23 पर। प्रश्न संख्या 23 पर क्या कर रहा है? प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य हर्षकालीन स्रोतों में हुंडी के रूप में बोलता है? तो हुंडी क्या था? हुंडी एक प्रकार का विनिमय पत्र था, ठीक है। हुंडी क्या था? हुंडी एक प्रकार का विनिमय पत्र होता था, एक्सचेंज क्या होता था? बिल ऑफ एक्सचेंज होता था। सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब देखिए, अगर इसमें बात करते हैं तो देखिए इसमें जो है ईश्वर वर्मन की बात कर रहा है ना। ईश्वर वर्मन का कौन सा अभिलेख माना जाता है? प्रस्तर अभिलेख जो है वो किसका माना जाता है? ईश्वर वर्मन का माना जाता है। और सर्ववर्मन का क्या बोलते हैं? असीरगढ़ अभिलेख, ठीक है। असीरगढ़
अभिलेख जो है वो किसका माना जाता है? असीरगढ़ अभिलेख जो है वो किसका माना जाता है? सर्ववर्मन का माना जाता है। तो ये गलत है, बाकी का ये तीनों सही है। तुमसे पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? बाकी का जीवित गुप्ता का दैव वृणाक अभिलेख था, ईशान वर्मन का हरहा पाषाण अभिलेख था। ठीक है, चलिए ये देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 24 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 क्या करा है? निम्नलिखित में से कौन सी मैत्रक शासकों की राजधानी थी? तो मैत्रक शासकों की राजधानी वल्लभी थी। वल्लभी कहाँ पर स्थित है? गुजरात में, इसको याद रखे रहिएगा। और एक प्रश्न वल्लभी से और पूछता है कि कौन सा ऐसा क्षेत्र जो हीनयान बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा का केंद्र था। ठीक है, हीनयान याद कर लीजिएगा, यहीं पर हीनयान शाखा का केंद्र जो माना जाता है वो किसको माना जाता है? वल्लभी को माना जाता है। क्लियर है? चल आगे चलते हैं। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है, कहां पर स्थित है? वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में स्थित है। और वल्लभी विश्वविद्यालय में किसकी अध्ययन किया जाता था? हीनयान 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 शाखा का, हीनयान शाखा का। अगर आपसे पूछेगा जो महायान शाखा के लिए, तो आप बताएंगे कौन सा? जो ऑक्सफोर्ड को, मतलब ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान, जब भी हमने उसको पढ़ा, नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है ना। चलिए भाई आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? तो ये जो यशो बर्मन था, यशो बर्मन कौन था? तो आप कहेंगे कि मालवा नरेश यशो बर्मन ने मिहिर कुल को पराजित किया था। मिहिर कुल कौन था? ये हूण शासक था। हूण शासक मिहिर कुल था, जिसको किसने पराजित किया था? यशोधर्मन ने पराजित किया था। यशोधर्मन मालवा नरेश था। याद रखे रहिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 27 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या, तोरमाड़ किस जाति का था? अच्छा, तोरमाड़ का लड़का कौन था? मिहिरकुल। तोरमाड़ इसका लड़का कौन था? मिहिरकुल। और मिहिरकुल और तोरमाड़ ये सब क्या थे? ये सब हूण थे। क्या थे? हूण शासक थे, मिहिरकुल और तोरमाड़। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो हमारा प्रश्न है उसको, चलिए आगे चलते हैं। मौखरी शासकों को निम्नलिखित के अभिलेखों में से किसमें जलयान का उल्लेख मिलता है? तो असीरगढ़ मुद्रा लेख जो थी, इसमें मौखरी शासकों के जलयान का उल्लेख मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। मौखरी शासकों की राजधानी कहां पर थी? तो मौखरी शासकों की जो राजधानी थी वो कहां पर थी? कन्नौज थी। ठीक है, आगे चलकर कन्नौज आ गई थी। मौखरी शासकों की राजधानी कन्नौज थी। चलिए उसके बाद से अब देखिए प्रश्न संख्या जो 30 है, ये गुप्त वंश का, यह गुप्तोत्तर काल का अंतिम प्रश्न है। इसमें पूछ रहा है कि गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में किन राजवंशों का शासन था? तो किसका शासन था? मगध में जो गुप्त के शासक थे उनका शासन था। मालवा के परमार थे, इनका शासन नहीं था। थानेश्वर के पुष्पभूति का शासन था। कन्नौज के मौखरी का शासक था। देवगिरी के यादव नहीं थे, वल्लभी के मैत्रेय। तो यहाँ पर किसका 1, 3, 4 और 6, तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? और ये पूछा गया है 2021 के प्री में पूछा गया, आईएएस के प्री में पूछा गया ये प्रश्न। तो ठीक है, तो ये था हमारा, इनको हम लोगों ने किया। तो यानी कि जितने भी गुप्त काल के जितने भी शासक थे, मतलब कि जितने शासक थे, उनको तो हम लोगों ने पहले डिटेल एनालिसिस कर लिया था, पढ़ लिया था, क्वेश्चन कर लिया था। उसके बाद से स्थापत्य कला के बारे में पढ़ा, फिर गुप्तोत्तर के बारे में पढ़ा। तो इन सब को हम लोगों ने अच्छी तरीके से समाप्त किया। तो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे। आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। कल पुनः हम लोग 10 बजे उपस्थित होंगे और आगे चलकर स्थापत्य कला के बारे में, यानी कि प्राचीन काल की स्थापत्य कला के बारे में जितना डिटेल एनालिसिस में हम लोगों को अध्ययन करना रहेगा, सब कुछ करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल पुनः 10 बजे मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।